I am always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it. पिकासो का ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं काम ही वही करना पसंद करता हूं जिसमें चैलेंजेस होते हैं और जो मुझे आता नहीं है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और चीजों को सीख पाऊं। कभी कभी हम लाइफ में उल्टा नहीं करते हैं कि जो चीजों में हम एक्सपर्ट होते हैं उन्हें करना और उन पे तारीफ प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिन चीजों में हम वीक होते हैं उनको प्रोक्रास्टिनेट करना, उनको अवॉइड करना और उसमें कमियां निकाल लेना बहुत आसान होता है हमारे लिए। लेकिन हमारी पढ़ाई में, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, ये बहुत बड़ा बाधक हो सकता है उन चीजों को अच्छा करने में जिनमें हम वीक हैं। तो इस कोर्स से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस चीज में भी हम वीक हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, उसमें हमें निरंतर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हम वो सीख पाएं जिसमें हम अच्छे नहीं हैं। और इसी कोट के साथ आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग गाइस आप सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है पेपर वन का, और ये काफी बच्चों को एक नाइटमेयर, एक डरावने सपने की तरह लगता है। पहले भी ये कठिन था और अब तो इसकी कठिनाई बढ़ गई है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है जब से हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन लॉजिक इंट्रोड्यूस हो गया है। आज के इस वीडियो में हम ए टू जेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे इंडियन लॉजिक या पूरे के पूरे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। ये वीडियो दो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पहले प्रकार के वो बच्चे जिनको सब कवर है, जो मेरे से पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक समझ चुके हैं, लेकिन उनको केवल एक वीडियो में सारे के सारे ए टू जेड टॉपिक चाहिए रिविजन करने के लिए। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उनको बिल्कुल आइडिया लगने वाला है कि एक्चुअली कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आज की डेट में बहुत सारा भ्रमात्मक कंटेंट भी ऑनलाइन अवेलेबल है। कभी एक टाइम था जब मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट की थी दूसरे चैनल से, ये तो मेरा नया चैनल है, जब कंटेंट की बहुत कमी होती थी, तो उस समय जो भी कंटेंट आता था वो जेन्युइन आता था। लेकिन आज की डेट में केवल व्यूज पाने के लिए और केवल लंबे लंबे वीडियोस बनाने के लिए ऐसा हो रहा है कि ऐसे भी कंटेंट ऑनलाइन देखे जा रहे हैं जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो बहुत जरूरी है सतर्क रहना और सावधान रहना और ऐसी प्रिसाइज वीडियो से जानकारी प्राप्त कर लेना और ये समझ लेना कि एक्चुअली क्या क्या कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे जो बिल्कुल नए हैं और उनको कुछ पता नहीं है कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको जो जेन्युइन हमारे जो टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी मिलेगी। और हम लोग साथ ही साथ जो ऑफिशियल लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है यूजीसी की वेबसाइट पे, उससे भी कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आपने कभी सीटेट का अगर सिलेबस देखा हो तो वो बहुत लंबा चौड़ा और ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंप्लीट है, बट यूजीसी नेट जो है इसकी आदत रही है कि अपने सिलेबस को वो 2-4 लाइन्स में निपटा देता है। तो सिलेबस केवल अगर आप फोकस करेंगे फिर भी आप कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिस कर जाएंगे। तो पहले हम लोग ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद जो मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके सारे टॉपिक्स एक पीडीएफ में रखे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा बड़ा दिया है। मैं कहूंगा कि जो दूसरे सेक्शंस हैं पेपर वन के, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, उनके उनसे कंपैरिजन किया जाए तो लॉजिकल रीजनिंग में काफी सारे टॉपिक्स दिए हैं यूजीसी नेट के ऑफिशियल सिलेबस में। फिर भी ये 80% है, 20% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई देते। तो कैसे हमें पूरा आइडिया लगेगा? दो चीजों से आपको सारे टॉपिक्स का आइडिया लगता है। एक तो आप सिलेबस के सारे टॉपिक्स देख लें, उनको प्रिपेयर कर लें, और दूसरा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते रहें सारे के सारे, उनसे आपको आइडिया लगेगा एक्चुअली किस टॉपिक से चीजें पूछी जा रही हैं। तो ये काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, एक पूरा सिलेबस आप सबके सामने तैयार किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो एक एक पॉइंट लिखा गया है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैंने रेड से यहाँ पे लिख दी हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग क्या है। लॉजिकल रीजनिंग एक तरीके से वर्बल रीजनिंग है, हालांकि यूजीसी नेट इसको लॉजिकल रीजनिंग कहता है। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जहां भाषा में हम तर्क वितर्क का प्रयोग करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को, जो हम कह रहे हैं, उसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, दूसरे को अपनी बात का विश्वास करवाते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत तरीके से बोलने के तरीके होते हैं और बहुत सारी चीजें जो कि वर्बल से रिलेटेड रीजनिंग आप कह सकते हो वो इंक्लूडेड है।
2018 से पहले जब एनटीए इस एग्जाम को नहीं कराता था तो उस समय इंडियन लॉजिक नहीं आता था, लेकिन अब इंडियन लॉजिक भी इंक्लूड हो गया है और वेस्टर्न लॉजिक जो है वो काफी पहले से आ रहा है। इन दोनों को हम लोग समझेंगे और इंडियन और वेस्टर्न लॉजिक दोनों में दो दो चैप्टर्स हैं। वेस्टर्न लॉजिक में एक तो उसके बेसिक्स, आर्गुमेंट वगैरह बनाना क्या होता है, और दूसरा फिर फैलेसीज क्या होती है। और सेम वही चीज इंडियन लॉजिक में भी है कि सबसे पहले बेसिक्स, वो सारे के सारे टॉपिक्स अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसकी फैलेसीज यानी हेतुआभाषा जिसको कहते हैं वो इसके अंदर आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन पहले वेस्टर्न लॉजिक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं और उसके बाद इंडियन लॉजिक को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न लॉजिक की। वेस्टर्न लॉजिक का क्या मतलब है? देखो, इंडियन लॉजिक का मतलब है कि हमारे यहाँ वैदिक काल से या प्री इंडिपेंडेंस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें किस प्रकार से वर्बल लॉजिक को समझा जाता था, आर्गुमेंट, प्रेमाइस वगैरह को कैसे समझा जाता था। वेस्टर्न लॉजिक का मतलब है अरस्तु के जमाने से यानी एरिस्टोटल के जमाने से क्या क्या तरीके रहे हैं लॉजिक को समझने के। जैसे आप सबको पता है बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स हुए और बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज दी, तो क्या क्या आती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न लॉजिक में बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। एरिस्टोटेलियन आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, जिसमें अगर आपने पहले से मुझसे पढ़ के रखा है तो आपको पता है इसमें प्रीमाइस और कंक्लूजन आते हैं। तो प्रीमाइस कंक्लूजन मिला के हमारा आर्ग्यूमेंट बनता है। प्रीमाइस और कंक्लूजन अपने आप में स्टेटमेंट्स होते हैं या इसको आप प्रोपोजिशन भी कह सकते हो। उसके बाद अगला ये सारे रेड से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। आपको पता होना चाहिए, यानी ए क्या होता है, ई क्या होता है, आई क्या होता है और ओ क्या होता है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। इस वीडियो में हम बहुत एक्सपेंड इसको नहीं कर सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा, और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये टॉपिक नोट डाउन करके लिख लो या मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा, आप वहां से इसको जरूर से डाउनलोड कर लो। ये बिल्कुल आपको आपका मार्गदर्शन करेगा कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं अगर ये टॉपिक नहीं लिखे हैं तो मतलब वीडियो बेकार है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल प्रिसाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं और सारे टॉपिक्स लिखे हैं। इसके बाहर का कोई भी टॉपिक अगर आप किसी वीडियो में देखते हो तो वो पढ़ने योग्य नहीं है, इतना मैं आपको दावे से कह रहा हूं। तो AEIO आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिलोजिज्म्स क्या होता है? सिलोजिज्म का मतलब होता है जहां दो प्रीमाइसेस होते हैं और उनके बेसिस पे एक कंक्लूजन निकल करके आता है। उसके बाद है टर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टर्म्स क्या होते हैं? किसी भी सिलोजिज्म में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ये दोनों ही टर्म्स कहलाते हैं, यानी एक प्रोपोजिशन के अंदर दो टर्म्स होते हैं, एक सब्जेक्ट पोजीशन पे और दूसरा प्रेडिकेट पोजीशन पे। उसके बाद बात कही जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब आप टर्म समझ जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ पाएंगे कि ए प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड सो ऑन। जब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को तो और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग आपका कमजोर है तो कमेंट करके जरूर से बता देना ताकि मैं अगला वीडियो जो है और अच्छे से और ज्यादा टॉपिक्स पे ला पाऊं वेस्टर्न लॉजिक के। उसके बाद अगला है मूड्स एंड फिगर। मूड्स एंड फिगर भी अगेन जुड़ा हुआ है हमारा टर्म्स से और इसके अलावा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से। तो फिगर जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, फिगर 1, 2, 3, 4, और ये होते हैं हमारे मिडिल टर्म के पोजीशन के हिसाब से। तो टर्मिनोलॉजी कठिन लग रही होगी उन बच्चों को जो नए हैं, लेकिन मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत शॉर्ट में चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो टर्म्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, और उसी से फिगर बनते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को मैंने ब्लैक से रखा है, ये आपको आना चाहिए। ब्लैक का मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन वेन डायग्राम काफी समय से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले वेन डायग्राम बहुत ज्यादा आता था लेकिन अब वेन डायग्राम बहुत कम आ रहा है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन काफी आता है, जिसमें एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इमीडिएट इन्फ्रेंस का, दूसरा तरीका है ये जिससे आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को कर सकते हैं। उसके बाद कॉनोटेशन डिनोटेशन बहुत पहले से आता है, लेकिन अब जो है दो और रिलेटेड टर्म्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। तो ये चारों टर्म्स मिला करके आपको आने चाहिए, इस पे काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा एनालॉजिकल क्वेश्चंस यानी कि कंपेयर कराने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि अगर बोविन लिखा है तो काऊ है, अगर कैनाइन लिखा होगा तो कौन सा जानवर कैनाइन के ग्रुप में आएगा, कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर ऑड वन आउट क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर।
ऑड वन आउट मतलब 4 आपको डॉक्टर्स के नाम दिए हैं, साइकोलॉजिस्ट दिया है, फिर उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट दिया है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट दिया है, और फाइनली आपको दे दिया है कोई ऐसा तीसरा नाम जिसमें इस्ट लग रहा है लेकिन वो डॉक्टर एक्चुअली नहीं है। तो ऑड वन आउट के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आजकल ये क्वेश्चंस कम आ रहे हैं जो ब्लैक से लिख के। जो रेड से लिख के हैं वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके पेपर में भी ये टॉपिक्स आएंगे। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स वेस्टर्न लॉजिक के। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न लॉजिक की फैलेसीज की। फैलेसीज का क्या मतलब होता है? जब ऐसे आर्गुमेंट्स जो एक्चुअली में सही कंक्लूजन नहीं दे रहे लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि वो सही कंक्लूजन दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की फैलेसीज आती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और उसमें जितनी लिस्ट आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फैलेसीज जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। fallacy of division, composition and accident, fallacy of complex question, equivocation, slippery slope, red herring, strawman fallacy, appeal to force या argumentum ad baculum, appeal to pity, misericordium, ignorance, ignorantium, hominem fallacy, populum fallacy, verecundium या appeal to authority fallacy, और ignoratio elenchi या petitio प्रिंसिपी। इसके बाद हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ये सारी के सारी जो फैलेसीज हैं ये कहीं भी आपको ऑफिशियल सिलेबस में यहाँ नहीं दिखाई देगी। हो सकता है एक कहीं टर्म दे दिया गया हो कि भाई फैलेसी, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी, लेकिन कितनी फैलेसीज हैं ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में नहीं लिखा। ये आपको तभी पता चलती हैं जब आप एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पढ़ते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि ओके ये क्वेश्चंस आए। तो जितनी मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि 2018 के बाद के सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के हिसाब से ये सारी के सारी फैलेसीज आपको आनी ही आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस हो गया, वेस्टर्न लॉजिक छोटा सा था। उसके बाद इंडियन लॉजिक की बात करते हैं। इंडियन लॉजिक में भी अगेन बेसिक्स प्लस फैलेसीज हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए इंडियन लॉजिक के अंदर। सबसे पहले आपको आर्गुमेंट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इंडियन लॉजिक का। तो जैसे ऊपर हमने बात की थी आर्गुमेंट स्ट्रक्चर की वेस्टर्न लॉजिक में, जहां पे एरिस्टोटेलियन आर्गुमेंट स्ट्रक्चर चलता है जिसमें प्रीमाइस और कंक्लूजन होता है। यहां इंडियन लॉजिक में न्याय आर्गुमेंट स्ट्रक्चर है। न्याय एक प्रकार का स्कूल ऑफ थॉट है जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन न्याय के हिसाब से जो सेंटेंस आर्गुमेंट स्ट्रक्चर है वो होता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपन्या एंड निगमना। क्या होते हैं? कमेंट डाउन करना, कमेंट जरूर से करना ये बताने के लिए कि सर मुझे इस पे वीडियो चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, एक इंडेक्स देख रहे हैं, और इस पे आने वाले समय में हम लोग जरूर वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद साध्य पक्ष हेतु क्या होता है? तो ऊपर हमने जो टर्म्स देखे, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म, उसको हिंदी में साध्य पक्ष और हेतु कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर व्याप्ति क्या होता है, यानी कि कॉन्कॉमिटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, या इनवेरिएबल रिलेशनशिप हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कि मेजर प्रीमाइस में पाया जाता है, ये क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको लग रहा होगा भैया कौन सी बात हो रही है, लेकिन आप लोग बस आपको ये करना है, ये सारे पॉइंट्स को आपको एकदम रट लेना है, दिमाग में डाल लेना है कि जो भी हमें वीडियो देखना है, जो भी एक्सप्लेनेटरी चीज देखनी है, वो इसी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बाकी इधर उधर की सारी बातें बकवास हैं। और ये सब आप देख रहे हो रेड से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स अगर आपका इंडियन लॉजिक में इतना कवर हो जाता है तो फिर आप बढ़ सकते हैं प्रमाणा और उसके टाइप पे। प्रमाणा का मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, किन किन सोर्सेस से हमको नॉलेज मिलती है, जिसमें हमारे आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना, शब्द, अर्थोपत्ति एंड अनुपलब्धि। क्या होते हैं कमेंट करके बताना अगर आपको कंफ्यूजन है, तो इस पे जरूर से आगे हम लोग वीडियोस लाएंगे। और उसके बाद है स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट्स 2 प्रकार के हैं, आस्तिक ऑर्थोडॉक्स या नास्तिक अनऑर्थोडॉक्स। स्कूल ऑफ थॉट का क्या मतलब है कि प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, यानी कि वैदिक काल से हमारे इंडिया में बहुत सारी विचारधाराएं रही हैं कि तर्क एक्चुअली क्या है और किस पे बेस्ड होना चाहिए। तो तर्क के बेसिस जब वेद रहे थे, तो ऐसी जो विचारधाराएं हैं इनको हम आस्तिक विचारधारा कहते हैं। यहाँ आस्तिक का मतलब भगवान को पूजने ना पूजने से नहीं है, आस्तिक का मतलब है वेद को बिलीव करने वाले। तो जो वेद के कहे गए वचनों को सच मान के उस पे अपना आर्ग्यूमेंट बनाते थे, तर्क बनाते थे, वो आस्तिक कहलाते थे। वेदांता, न्याय, विशेषिका, मीमांसा एंड सांख्य वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि आस्तिक थे। इसके बाद जो मॉडर्न हुए थोड़े, उन्होंने वेद को न मानना शुरू कर दिया, वो नास्तिक के अंदर आए और इंग्लिश में उन्हें अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक जो है वो नास्तिक के अंदर आते हैं।
अब आस्तिक और नास्तिक के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये कितने प्रमाणास को मानते हैं, उनकी गिनती अलग अलग है। जैसे चार्वाक की बात करें तो ये केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है, बाकी किसी भी प्रमाणा को नहीं मानता है। वेदांता की बात करें तो ये सारे के सारे प्रमाणास को मानता है, इनके ऊपर अपने आर्गुमेंट्स को बेस करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रमाणा के टाइप्स। अब हम बढ़ते हैं इंडियन लॉजिक की फैलेसीज पे, जिसको हिंदी, शुद्ध हिंदी या संस्कृत भाषा में कहते हैं हेत्वाभाषा। हेत्वाभास का मतलब है जहां पे हमें आभास हो रहा है कि आर्गुमेंट सही है लेकिन आर्गुमेंट सही नहीं है। इसके कई प्रकार हैं जो आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी 5 प्रकार के हैं: सव्यभिचारा, विरुद्ध और असिद्ध, और सत प्रतिपक्ष एंड बाधित, जिसमें जो असिद्धा है उसके 3 फर्दर टाइप्स हैं: आश्रय सिद्धा, स्वरूप सिद्धा एंड व्याप्यत्व सिद्धा। सुनने में बहुत कठिन लग रहा होगा, काफी बच्चों को तो कुछ आते ही नहीं होगा। अगेन मैं कह रहा हूं, कमेंट करके बता देना कि कैसी आपकी प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। बहुत कठिन लग रहा है सुनने में या रिवाइज हो गया, आपको अच्छा लगा? क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं बस इतने ही हैं। लॉजिकल रीजनिंग कोई बहुत बड़ा कोई बहुत ज्यादा सिलेबस इसके अंदर नहीं है। 2 ही चीजें हैं, वेस्टर्न लॉजिक है, इंडियन लॉजिक है। वेस्टर्न लॉजिक में उसका बेसिक्स और फैलेसीज, इंडियन लॉजिक में उसका बेसिक्स और फैलेसीज, दैट्स इट। और आप देख सकते हो कि केवल 2 पन्नों में ही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है।